अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, गर्ल्स एंड बॉयज़। हम लोग अपने वीक नंबर 6 के साथ स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा सब्जेक्ट है बिज़नेस स्टडीज़ का, या जिसे आपको अकाउंटिंग बिजनेस और सोसाइटी के नाम से पढ़ाया जा रहा है। तो हमारा चैप्टर नंबर 6 है कॉमन फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस। आपको याद हो हमने चैप्टर नंबर 4 में स्कोप ऑफ बिज़नेस डिस्कस किया था। ठीक है, मैं जो हमारी रीकैप है उसको छोड़ता हूँ। रीकैप को चैप्टर 1 2 3 4 का स्कोप ऑफ बिज़नेस था, और उसमें अगर आप लोग को याद हो तो हम लोगों ने ये एक डायग्राम पढ़ा था। अच्छा, इसमें जो रेड कलर में आपको नज़र आ रहा है, दीज आर फ्यू एडिशंस जो लेटर ऑन हमने ऐड किए हैं इसके अंदर। सो वी कैन डिस्कस दीज ऑन सम लेयर टाइम। सो हमारा जो ज़्यादा फोकस है आज इसमें, वो हमारा बेसिकली है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। हमारे कौन से बिजनेस है, फ्यू पीपल रिमेंबर हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली हम क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं कि एक एंटरप्रेन्योर इज़ एन इंडिविजुअल जो बिज़नेस स्टार्ट करता है। तो एक इंडिविजुअल जो है जब एंटरप्रेन्योर स्टार्ट कर रहा है तो दैट वुड बी इन प्राइवेट ओनरशिप। तो हमारा जो ज़्यादा फोकस होगा वो प्राइवेट सेक्टर पे होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का। दो कि हम लोग ज़रूर ग्लिम्स लेंगे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होती है, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, या बाकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म्स है वो क्या होती हैं। लेकिन हमारा जो प्राइम फोकस है दैट इज़ ऑन दीज 4 फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस। तो हमारी जो आज की डिस्कशन है दैट स्टार्ट्स विद initially the sole proprietorship, partnership and company. So here I'm again going to make a few changes. Like आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हम लोगों ने लिंक किया हुआ बेसिकली हमारी एक एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस को और हमारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस को, ख़ास तौर पे जो नेचर ऑफ बिजनेसेस हैं हमारे। सो अगर हम नेचर ऑफ बिजनेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो वी कैन जस्ट पुट वन डायग्राम ओवर हेयर, या आप जो डायग्राम आपको नज़र आ रहा है इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो यू पीपल कैन आइडेंटिफाई दैट कि जब बिजनेस स्टार्ट होता है, स्टार्टअप बिजनेस है, सबसे ऊपर आपके पास ऑप्शन है आफ्टर स्टार्टअप बिजनेस। जो एंटरप्रेन्योर है उसके पास जो ऑप्शन मौजूद है दैट इज़ टू सेलेक्ट फॉर्म ऑफ ओनरशिप। सो क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक फ्री मार्केट इकोनॉमी की जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, तो प्राइवेट सेक्टर की मौजूदगी की हम बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो दीज आर द 4 बेसिक फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस अवेलेबल। सो हम इसमें जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी में से और कोऑपरेटिव में से सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप को स्टार्ट करने लगे हैं इस चैप्टर में। तो सोल प्रोप्राइटरशिप एज द नेम सिग्निफाइज, एज द प्रोप्राइटर और द ओनर ऑफ बिजनेस इज इंडिविजुअल, single person. So interestingly, there are no legal formalities to formulate such businesses. So registration of such firms or such businesses is not compulsory, though it's optional. You can get it registered with some authorities available, like labor department है वहाँ पे हो सकता है आपका, इसी तरह डिपार्टमेंट इंडस्ट्रीज और कॉमर्स का डिपार्टमेंट, वहाँ आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। देन पार्टनरशिप जो है, अगेन पार्टनरशिप के लिए लीगल फॉर्मेलिटी मौजूद है कि पार्टनरशिप इज गवर्न्ड बाय पार्टनरशिप एक्ट 1932, बट हेयर रजिस्ट्रेशन इज अगेन ऑप्शनल। सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई लॉ मौजूद नहीं है, पार्टनरशिप के लिए वी हैव अ लॉ दैट इज पार्टनरशिप एक्ट 1932। सो रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल। अगर आप रजिस्टर करवाते हैं तो देयर आर सर्टेन बेनिफिट्स दैट यू कैन रीप। अदरवाइज जो है अगर आप रजिस्टर नहीं करवाते तो ऑफ कोर्स यू हैव टू फोरगो दोज बेनिफिट्स। Then companies are there, third form of business. Companies, you people know that those are governed by Companies Act 2017, and that is regulated by Security and Exchange Commission of Pakistan. And registration of companies is mandatory. So when those registration is mandatory, of course, some legal procedures are there, some formalities are there, law governs and look after the matter of the companies. So there are, of course, some restrictions on the companies. Similarly, cooperative societies are governed by Cooperative Society Act 1925, and registration of course, societies is mandatory. Without registration, societies cannot stay in business. So these are few forms. So we will start our discussion with sole proprietorship and partnership forms of business. So just stay tuned with that. So sole proprietorship को हम डिस्कस करने लगे हैं कि sole proprietor हमने अभी जैसे डिस्कस किया है कि where the owner is individual. तो यूजुअली ये स्मॉल स्केल बिजनेसेस हैं, आपको अपनी सराउंडिंग में नज़र आते हैं। आप अपने लेफ्ट राइट आंखें बंद करें और अपनी मार्केट जो आपके नियर विसिनिटी में उसको रिकॉल करें, तो कोई रेडी लगा के खड़ा है, वो भी सोल प्रोप्राइटर है कि फ्रूट बेच रहा है, या कोई चने बेच रहा है पठान, या कोई और चीज़ क्रॉकरी के आइटम्स बेच रहा है।
एक छोटी सी क्रॉकरी की शॉप बनी हुई है, कोई करियाने की शॉप बनी हुई है, कहीं पे बार्बर बैठा है, नाई जो होता है, कहीं पे जो है वो शॉर्मा बनाने वाला है, कहीं पे छोटी सी फार्मेसी बनी हुई है, कहीं पे जो है किसी ने दही भल्ले लगाए हुए हैं। यू कैन सी एनीथिंग अराउंड यू जिसको एक मालिक जो है वो मैनेज कर रहा है, छोटा सा वो बिजनेस है, दैट इज फॉर्म ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अच्छा, आप देखें वो रजिस्टर्ड नहीं होते, वो अपनी जगह चेंज कर लेते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, नाम बदल लेते हैं, बिजनेस की नेचर ख़त्म कर लेते हैं। एक बंदा जो है वो मिठाई लगा के बैठा होता है, साल बाद पता चलता है उसने सब्जी लगानी शुरू कर दी है, मिठाई बंद कर दी है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन है कोई नहीं, कोई फॉर्मेलिटी नहीं। आप बदल लें, आप चेंज कर लें, लोकेशन चेंज कर लें, किसी और बंदे को बिठा दें, बेच दें, कोई आपसे पूछने वाला नहीं है। अच्छा, तो अब इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं, इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। बेनिफिट्स क्या हैं? ईज़ी टू स्टार्ट, बहुत आसान है, आप कहीं बैठ के भी बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं। अक्सर तो लोगों ने अपने ड्राइंग रूम में बिज़नेस स्टार्ट किया होता है, ठीक है, अपनी रिहाइश पे बिज़नेस स्टार्ट किया होता है, क्योंकि कोई लीगल फॉर्मेलिटी उसमें नहीं है, कहीं रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रोसीजर नहीं है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ ईजी टू फार्मूलेट, सिमिलरली ईजी टू रिजॉल्व। देन लेस कैपिटल रिक्वायर्ड है, ये बड़ी स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ हो सकता है। आप थोड़ी सी अमाउंट किसी से लोन लें, 5,000 10,000 और उससे अपना सेटअप स्टार्ट करें, तो यू कैन स्टार्ट इट। ठीक है, तो ये लाइक ईजीएस्ट फॉर्म है, क्योंकि इसमें कैपिटल कम रिक्वायर्ड है। अच्छा, इसमें जो ओनर है, क्योंकि इंडिविजुअल है, तो इट है ही और शी हैज़ द फुल कंट्रोल ऑफ बिजनेस। जितने भी अफेयर्स हैं बिजनेस के, कितना पैसा लग रहा है, कितना आ रहा है, कौन सा एम्प्लॉई आ रहा है, कौन सा जा रहा है, किसको रखना है, किसको नहीं रखना, मार्केटिंग कैसे करनी है, प्रमोशन कैसे करनी है, प्राइस क्या होनी चाहिए, एवरी डिसीजन इज बीइंग मेड बाय सिंगल इंडिविजुअल। दो कि एक बेनिफिट है तो एक नुकसान भी है, कि एक अकेला इंसान जब जब डिसीजन ले रहा है, तो बेसिकली क्या होगा, डिसीजन में गलती के चांस है, डिसीजन रॉन्ग हो सकता है। डिसीजन जो है वो आपको समझना है, आप कुछ ऐसा डिसीजन ले लें जो लाइक आपकी स्किल और एबिलिटी से बियॉन्ड हो, तो आपको हो सकता है आप डिले करें डिसीजन को, क्योंकि आपके पास स्किल नहीं है। ठीक है, तो ये इसका ड्रॉबैक भी हो सकता है लेटर ऑन। द ओनर इज नॉट आंसरेबल टू एनीवन, या दिस इज ऑटोनॉमी, सिचुएशन ऑफ ऑटोनॉमी, बिकॉज यू आर द सिंगल ओनर, यू आर योर ओन बॉस, सो दैट इज व्हाई यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू समवन एल्स। आप गलत करते हो, ठीक करते हो, स्याह करते हो, सफेद करते हो, नो वन कैन आस्क यू। द ओनर कीप्स ऑल प्रॉफिट्स, ऑफ कोर्स दिस इज अ बेनिफिट, कि अगर आप सिंगल ओनर है तो यू विल गेट 100% प्रॉफिट, लेकिन अगर लॉस होता है तो 100% लॉस भी आपका होगा। दिस इज अगेन द सेम थिंग, इज बेनिफिट एज वेल एज अ ड्रॉबैक। ड्रॉबैक अगर वो प्रूव नहीं होती तो, then able to choose the way of working, the owner is actually has full autonomy, full authority, full power, कि वो अपना बिजनेस का कोई भी स्टाइल चूज कर सकता है। वो कहे मैंने दिन को काम नहीं करना, मैंने तो रात को दुकान खोलनी है, उसकी मर्जी है। ठीक है, ठीक है, कोई उसको मना नहीं कर सकता, ग्राहक आए या ना आए उसकी मर्जी है ना। ठीक है, दो हम बेवकूफ़ों से ज़रूर कहेंगे, लेकिन हम उसे फोर्स नहीं कर सकते कि ऐसे करो। A close personal relationship with internal and external stakeholders can be maintained. Yes, जो सोल ओनर होता है वो पर्सनल लेवल के रिलेशन मेंटेन करता है। जैसे ना एक छोटे से करियाने वाला है ना, वो आपको आपके ज़ाती लेवल तक जानता होगा। आप चीज़ लेने जाते हो, आपका भतीजा चीज़ लेने जाता है, आपका बेटा चीज़ लेने जाता है, आपकी बेटी चीज़ लेने जाती है, आपकी मिसेस या आपकी जो है वो हस्बैंड है, सपोज आप गर्ल हैं तो आपके हस्बैंड जाते हैं, तो दैट शॉपकीपर विल नो एवरीवन विद द नेम इवन। उसे पता होगा ही नहीं कौन सी चीज़ रिक्वायर्ड होती है। सम टाइम तो वो आपको देख के जो है वो ऑर्डर प्लेस कर लेगा। ठीक है, आपको गुजरते हुए देखेगा, ठीक है, तो सर ये चीज़ दे दूँ, भिजवा दूँ, घर घर पहुँच जाएगी आपकी। ये क्या है? ये पर्सनल रिलेशन है। सिमिलरली एम्प्लॉइज़ के साथ पर्सनल रिलेशन होगा। ये इंटरनल स्टेक होल्डर है ना एम्प्लॉई, तो एम्प्लॉइज़ के साथ उसका पर्सनल रिलेशन होगा, वो ज़ाती लेवल तक उनको जानता होगा, क्योंकि नेचर ऑफ बिजनेस स्मॉल है। द लास्ट पॉइंट है, बिजनेस कैन बी बेस्ड ऑन नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटीज ऑफ द ओनर। KSAs इन्हें हम कहते हैं, नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटीज। सो इसमें एक जो सोल प्रोवाइडर है, अगर उसके पास नॉलेज, स्किल और एबिलिटीज अच्छे हैं, तो बिजनेस के सक्सेस के चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसके अपनी नॉलेज, स्किल और एबिलिटीज़ पे है, और उसकी जो सिंसेरिटी का लेवल है वो किसी और का नहीं हो सकता, क्योंकि वो ओनर भी है, उसने पैसा भी लगाया है, और वो बेसिकली बिजनेस रन भी कर रहा है। तो जो उसकी सिंसेरिटी का लेवल है, नो वन एल्स विल बी हैविंग दैट लेवल। और फिर अगर उसके पास नॉलेज, स्किल और एबिलिटीज़ है, तो इट इज़ एन एडिशनल एज। ठीक है, और उसका बिजनेस के सक्सेस की चांस जो है वो ज़्यादा होंगी। अब ड्रॉबैक्स क्या है? दैट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड तो महदूद होती है ना, अनलिमिटेड लामहदूद जिम्मेदारी। यानी जो ओनर है उसकी जो इन केस ऑफ लॉस, अगर सपोज बिजनेस बंद हो जाता है, लॉस होता है, तो उसने जो पैसे देने होंगे किसी के, उसको देने के लिए उसकी अगर जाती प्रॉपर्टी भी इस्तेमाल हो जाए उसको पे करने में, तो उसे हम कहते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी।
और अगर उसकी ज़ाती प्रॉपर्टी इस्तेमाल ना हो, सिर्फ कारोबार की प्रॉपर्टी जो है वहाँ तक महदूद हो चीज़ें, तो उसे हम कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी से मुराद ये कि उसकी पर्सनल लाइफ और उसकी प्रोफेशनल लाइफ में कोई फ़र्क नहीं होता, दोज आर द सेम। ठीक है, क्योंकि वो सिंगल ओनर है। ठीक है, तो दैट इज़ वाई उसकी जो लाइबिलिटी वो अनलिमिटेड है, उसकी ज़ाती प्रॉपर्टी, जायदाद, कोई भी चीज़ कैन बी यूज्ड while there's a need to repay the debt, ठीक है, the company is being dissolved, sorry, the business is being dissolved, ठीक है। ओके, नो सेपरेट लीगल एंटिटी के इसमें जो ओनर और बिजनेस है उसमें कोई फर्क नहीं होता। बिजनेस का नुकसान ओनर ओनर का नुकसान है और ओनर का नुकसान बिजनेस का नुकसान है। एक ओनर को कुछ हो जाता है तो बिजनेस ठप हो सकता है, अगर बिजनेस को नुकसान होता है तो ओनर को कुछ हो सकता है। ठीक है, तो दैट इज वी कॉल नो सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी ओनर्स और बिजनेस जो है आर द सेम। अच्छा, मे फेस इंटेंस कंपटीशन बाई लार्ज फर्म्स, अक्सर जो ये छोटे बिजनेस है ना, इनका लार्ज फर्म से मुकाबला होता है। जिस तरह आप देखिए आजकल स्टोर्स खुल रहे हैं तो करियाने की छोटी छोटी दुकानें बंद हो रही हैं। अब स्टोर्स क्या करते हैं, स्टोर वहाँ सब्जी भी रख लेते हैं, वहाँ चिकन भी रख लेते हैं, वहाँ जो जो है वो कन्फेक्शनरी आइटम भी रख लेते हैं, स्वीट्स भी बना लेते हैं साथ। अब देखें ग्रोसरी आइटम भी होते हैं। अब कितनी दुकानों को उन्होंने का बिजनेस ख़राब किया। ठीक है, ये बंद किया है, स्वीट शॉप का भी बंद, वेजिटेबल वाले का भी बंद, चिकन वाले का भी बंद, ग्रोसरी वाले का भी बंद। ठीक है, तो ये क्या है, ये लार्ज जो फर्म्स होती हैं उनसे कंपटीशन होता है। फिर लार्ज फर्म अक्सर आप देखते हैं वो डिस्काउंट्स लगाते हैं, ये बेचारे डिस्काउंट कभी भी नहीं लगा सकते। तो दैट इज़ वाई ऐसे जो बिजनेस हैं उनको सर्वाइवल बड़ी मुश्किल होती है। एंड नो स्पेशलाइजेशन आर डिवीजन ऑफ लेबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा था ना स्पेशलाइजेशन, जिसमें हर इंडिविजुअल को उसकी कैपेबिलिटीज़ के मुताबिक टास्क दिया जाता है। लेकिन यहाँ तो हम बात कर रहे हैं कि ओनर ने ही सारा कुछ करना है और ओनर ही मैनेजर है। तो जब ओनर ही मैनेजर है तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे टास्क परफॉर्म करेगा, इधर ही इज और शी इज स्पेशलाइज्ड और नॉट, उसके पास एबिलिटीज़ है या नहीं है, उसके पास स्किल है या नहीं है, उसको वो वाला टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज येट अनदर ड्रॉबैक। देन डिफिकल्ट टू अरेंज कैपिटल, यस, बिकॉज ऑफ सिंगल ओनर। ठीक है, आपके बिजनेस के लिए कैपिटल अरेंज करना इज वेरी डिफिकल्ट, और अगर अरेंज होता है तो इट्स ऑलवेज स्मॉल कैपिटल। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बड़ी कम होती है तो बिजनेस की ग्रोथ की जो पोटेंशियल है वो भी कम हो जाते हैं। देन लॉन्ग आवर्स नेसेसरी टू मेक अ बिजनेस प्रॉफिटेबल। जो सिंगल ओनर होता है उसको लॉन्ग आवर्स तक काम करना पड़ेगा, बिकॉज उसको खुद इन्वॉल्व होना है ज़ाती तौर पे। पार्टनर हो तो डिवाइड हो सकता है ना। ठीक है, आप 16 घंटे का अपनी शॉप खुली रखते हैं, 8-8 घंटे आप डिवाइड कर सकते हैं, 4-4 घंटे आप डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन आप सिंगल ओनर हैं तो आपको वो 8-8 और 4-4 घंटे की बजाय 16 घंटे फुल काम करना पड़ेगा। तो ठीक है, ये भी एक ड्रॉबैक है। और बिजनेस इज डिपेंडेंट अपॉन वंस केएसएस, ये बेनिफिट भी है और ये ड्रॉबैक भी है। अगर पॉजिटिव आपके पास केएसएस ऐसे हैं जो यूनिक हैं, आपको एडवांटेज होगा। अगर आप थोड़े से भी कमज़ोर हैं और आपका एक कंपेटिटर है जिसके पास केएसएस आपसे ज़्यादा हैं, तो आपकी सर्वाइवल के चांस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक ड्रॉबैक है इसका। देन बिजनेस लाइफ डिपेंड्स अपॉन ओनर्स हेल्थ, यस, अगर ओनर बीमार हो गया है तो बिजनेस इज ऑलमोस्ट गॉन। ठीक है, ओनर नहीं उसको चला सकता, बिजनेस इज गॉन। ठीक है, तो दिस इज अ ड्रॉबैक। ठीक है, तो सोल ओनर के ये नुकसान होते हैं। अच्छा, देन पार्टनरशिप इज द अल्टरनेट सोर्स ऑफ बिजनेस हमारे पास, जो सोल पार्टनरशिप का बिल्कुल एक अल्टरनेट के तौर पे है। तो पार्टनरशिप हमने अभी डिस्कस जैसे किया था, इज बीइंग गवर्न्ड बाय पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है, पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कि इसमें सारे पार्टनर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं या एग्रीमेंट के साथ जो है कोई एक या एक से ज़्यादा भी इन्वॉल्व हो सकते हैं पार्टनरशिप में। तो पार्टनरशिप जो है, एक्ट कंसिडर पार्टनरशिप पार्टनर फर्म और फर्म नेम व्हाइल एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप। तो ये चार डिफरेंट चीज़ें हैं। Persons who have entered into partnership with one another are called individually partners। जो मिल के लोग काम कर रहे हैं वो पार्टनर्स हैं। एंड कलेक्टिवली उनको क्या कहते हैं? अ फर्म। जो बिजनेस की टाइप जो बिजनेस है ना वो फर्म है, और जो उसके मालिक हैं या जो बिजनेस के ओनर्स हैं, दोज आर पार्टनर्स। ठीक है, तो इसको हम फर्म नेम भी कहते हैं, जो भी उसका नाम होगा। ओके, तो अब ये जो फीचर्स हैं इसी डेफिनेशन से अगर हम निकालें, द पार्टनरशिप ओनली एग्जिस्ट व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के बगैर बच्चों पार्टनरशिप नहीं हो सकती। लाइक आप एग्जांपल पढ़े ना, फॉर इंस्टेंस अ बिजनेस वुमन मैरीज अ पर्सन, द हस्बैंड बाय हिज स्टेटस कुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पार्टनर। वो पार्टनर नहीं बनेगा। क्यों नहीं पार्टनर बनेगा? क्योंकि एग्रीमेंट तो नहीं है ना। ठीक है,
तो वो अपना राइट शो नहीं कर सकता पार्टनरशिप का। सेक्शन 5 ये हमें गाइडलाइन देता है। देन मोड ऑफ डिटर्मिनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप है कि किस तरह जो है वो पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है। मेयरली रिसीविंग प्रॉफिट्स और पेमेंट्स फ्रॉम बिजनेस डज नॉट मेक वन a partner of the business. For instance, a minor may receive profit for investment in particular in partnership made by his father, but that minor cannot be claimed as a partner of the firm. ठीक है, जैसे देखें ना, एक हम कहेंगे कि एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। आपको कोई प्रॉफिट मिल रहा है या कोई इंटरेस्ट मिल रहा है पार्टनरशिप से, तो उसकी बेस पे आप ये नहीं कह सकते मैं पार्टनर हूँ। जिस तरह एक बंदा पार्टनर था, उसकी डेथ हो गई, तो उसके बच्चे को उसका प्रॉफिट तो ज़रूर मिलेगा ना, बिकॉज वो उसके डिजीज है, लेकिन उसका बच्चा पार्टनर नहीं बन सकता। उसके लिए हमें लीगल फॉर्मेलिटी को फुलफिल करना पड़ेगा, पार्टनर्स को एग्री करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा अगर हमारी फर्म रजिस्टर्ड है तो, कि हम इस बंदे को, माइनर को एज अ पार्टनर जो है वो अपने साथ ऐड कर रहे हैं। देन पार्टनरशिप एट विल है, नाम से जाहिर हो रहा है एक ऐसी पार्टनरशिप जो है जो मर्जी के साथ हो, जो पार्टनर्स जब चाहें उसको ख़त्म कर सकें, दैट इज़ कॉल्ड पार्टनरशिप एट विल। ये हो सकती है। देन पार्टिकुलर पार्टनरशिप है बच्चों, एज द नेम सिग्निफाइज, ऐसी पार्टनरशिप जो पार्टिकुलर मकसद के लिए या पर्पस के लिए बनाई जाए या एडवेंचर के लिए बनाई जाए, उसे हम पार्टिकुलर पार्टनरशिप कहेंगे। और नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं, इसको अगर आप देखें तो a partnership should have at least two partners while the maximum number of partnership may not exceed 20. According to Companies Act 2017, if the number of partners increased by 20, the firm should register as a company. ठीक है, तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि मिनिमम पार्टनर्स पार्टनरशिप में 2 होते हैं और मैक्सिमम देयर कुड बी ओनली 20। वी आर टॉकिंग अबाउट कन्वेंशनल पार्टनरशिप। येट देयर इज अनदर फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप दैट इज कॉल्ड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जो पाकिस्तान में 2017 में इंट्रोड्यूस करवाई गई है। उसके मुताबिक जो है पार्टनर्स जो है वो अनलिमिटेड हो सकते हैं, 20 से ज़्यादा हो सकते हैं, येट दे कैन बी कंसिडर्ड एज अ पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फीचर्स हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ पार्टनरशिप, यानी बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो अगेन पार्टनरशिप इज इजी टू फॉर्म। ठीक है, आपने रजिस्टर नहीं करवानी तो बड़ी आसानी से बन सकती है। रजिस्टर करवाएं तो भी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन नहीं है, 10 से 15 दिनों के अंदर आपकी पार्टनरशिप जो है वो रजिस्टर हो जाती है। और मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ कोई ज़्यादा नहीं है, बड़े सिंपल सा प्रोसीजर है। अब तो ऑनलाइन पंजाब के अंदर ऑनलाइन कर दिया गया है। ठीक है, इस इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट के अंदर जो है, इस्लामाबाद के अंदर जो है मैनुअल प्रोसीजर है, अभी तक चल रहा है, लेकिन स्टिल इट इज़ वेरी ईजी। ठीक है, और सिनर्जिस्टिक इफेक्ट्स हैं। सिनर्जी आप जानते होंगे माइट बी, कि जब जो है कलेक्टिव होल जो है वो सम से ज़्यादा हो। उसको मैं यूँ सिग्निफाई करूँगा कि आप 2 लोग काम कर रहे हो, तो एक बंदा 10 यूनिट्स बनाता है, दूसरा बंदा भी 10 यूनिट्स बनाता है, तो आपका सम क्या बनता है? 20 यूनिट्स। लेकिन अगर आप मिल के यूनिट्स बनाएँ तो हो सकता है आप 40 यूनिट्स बना लें। ठीक है, तो आपने कितना बनाया है? 20 एक्स्ट्रा बनाया है। वो जो 20 एक्स्ट्रा आपने बनाया है, दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ सिनर्जी, जिसे हम कहेंगे कलेक्टिव होल इज़ ग्रेटर देन सम। ठीक है, जिसे हम कहते हैं 1 और 1 11, दैट इज सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। तो जब पार्टनरशिप होती है तो पार्टनरशिप में पार्टनर्स होते हैं तो उसमें सिनर्जी होती है। ठीक है, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट्स होते हैं। ग्रेटर फाइनेंशियल रिसोर्स, ऑफ कोर्स सोल प्रोप्राइटरशिप के मुकाबले में ज़्यादा पैसे होते हैं, क्योंकि 2 या 20 पार्टनर, 2 से 20 तक पार्टनर्स हैं। वो पार्टनर्स जब सारे पूल करते हैं अपने पैसे या रिसोर्सेज, यहाँ रिसोर्सेज से मुराद सिर्फ फाइनेंशियल भी है और बाकी भी वैसे हो सकता है, लेकिन ज़्यादा क्योंकि फाइनेंशियल लिखा हुआ है तो फाइनेंशियल भी पूल अप हो सकते हैं। और हायर क्रेडिट स्टैंडिंग है, ऑफ कोर्स 2 से 20 पार्टनर हैं तो क्रेडिट वर्दीनेस ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि पता है अगर एक नहीं पे करता तो दूसरा पे करने के काबिल होगा। फ्लेक्सिबिलिटी है, इस बिज़नेस के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है कि आप इसको रजिस्टर करवाएं, रजिस्टर ना करवाएं, दैट इज़ अप टू यू। ठीक है, आप इसको 2 पार्टनर रखें या 20 तक ले जाएं, अगेन अप टू यू। आप इसको छोटे लेवल पे रखना चाहते हैं, बड़े लेवल पे रखना चाहते हैं, इट इज़ अप टू यू। रिस्क शेयरिंग है, ऑफ कोर्स इसमें रिस्क शेयर हो जाता है। जो लॉसेज हैं दैट दोज आर नॉट बीइंग बोर्न बाय सिंगल ओनर, रादर जो है वो सारे पार्टनर्स में डिसाइड होते हैं। बेटर डिसीजंस हैं, अगेन जो डिसीजन मेकिंग है, ओनली वन इंडिविजुअल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजन मेकिंग, रादर सब ने मिलकर डिसीजंस करने हैं। और स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन है, कोऑपरेशन होता है क्योंकि सबका गेन कॉमन होता है। ठीक है, आपको पता है एक बंदा अगर गलत काम करता है, उसे पता है मुझे नुकसान तो होना ही है, सबको नुकसान होना है, तो साथ में मुझे भी तो नुकसान होना है ना। तो दैट इज़ वाई एवरी वन इंटेंड्स एक्चुअली टू सपोर्ट अदर्स, टू प्रोटेक्ट अदर्स, एंड वर्क्स फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ऑल members. Okay, then close personal relationship with internal and external stakeholder can be maintained. Here again, we can maintain
गुड रिलेशनशिप विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, ठीक है, दो के मुश्किल है पार्टनर्स के मुकाबले, सोल प्रोप्राइटरशिप के मुकाबले में, बट स्टिल कंपनी से बहुत बेहतर है, क्योंकि ऑफन जो पार्टनर्स हैं दोज आर ऑफन प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, ठीक है, वो मौजूद होते हैं सेल पॉइंट्स के ऊपर भी, तो दैट इज़ वाई दे कैन मेंटेन गुड रिलेशनशिप विद कस्टमर्स। एंड ईजी डेजोल्यूशन है, इसकी डेजोल्यूशन बहुत आसान है, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर तो बहुत ही आसान है, आप उसको ख़त्म कर लें जब दिल करे। रजिस्टर्ड है फिर भी है, इसकी जो है बाई कोर्ट हो सकती है, बाई विल हो सकती है, ठीक है, बाई और कंडीशंस हैं उनकी मदद से हो सकती है, हम आगे डिस्कस भी करेंगे, बट इट इज़ नॉट एज कम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू कंपनीज। अब इसकी क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्योंकि ये कन्वेंशनल पार्टनरशिप है तो इसमें लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन व्हेन द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द ओनर्स ऑफ द बिजनेस कैन बी यूटिलाइज्ड टू सेटल द डेट्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, यानी कंपनी के जो एसेट्स हैं उसके बाद अगर कम पड़ जाएं तो हम फिर अगर मालिक की ज़ाती प्रॉपर्टी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो दैट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, हियर अगेन द पार्टनर्स एंड द बिजनेस आर द सेम, ठीक है, दे आर कंसिडर्ड द सेम, तो दैट इज वाई वी वुड से कि उनकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, रादर दे आर द सेम, ठीक है, कंपनी की सूरत में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, वो अलग अलग कंसिडर होती है। रिस्क ऑफ डेसोल्यूशन है, इसमें डेसोल्यूशन का रिस्क है, क्योंकि डिसएग्रीमेंट जब भी हो जाएगा पार्टनर में तो सिचुएशन ऐसी अराइज हो सकती है कि जो बिजनेस डिसॉल्व हो जाए। पॉसिबिलिटी ऑफ डिसएग्रीमेंट अगेन ये उससे नैरो है थोड़ा सा, कि डिसएग्रीमेंट के चांस ज़्यादा हैं, जहाँ ज़्यादा लोग होंगे सारी बातें फैसला करने वाले, वहाँ डिसएग्रीमेंट ज़्यादा होता है। पब्लिक कॉन्फिडेंस कम भी हो सकता है ऐसे पे, क्योंकि अक्सर औकात लोग ये एज्यूम करते हैं कि इन पार्टनरशिप आर कम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल आर बेसिकली एम्ड एट मेकिंग मनी, और ये अपने फ़ायदे के लिए आए हैं, ठीक है, तो ये पब्लिक कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, या पार्टनर में कोई ऐसा बैड जो गंदी मछली जिसे हम कहते हैं ना, बैड पार्टनर ऐड हो जाए हमारे साथ, तो उससे ओवरऑल पार्टनरशिप फर्म की क्वालिटी जो इम्प्रूव हो, सॉरी इन्फ्लुएंस होगी। पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड है, वन इंडिविजुअल में हैव अ फ्रॉड कर सकता है, मे फेस इंटेंस कंपटीशन बाई लार्ज फर्म्स, ठीक है, लार्ज फर्म्स की तरफ से इंटेंस कंपटीशन होता है पार्टनरशिप फर्म को, अगेन इनका भी स्कोप लार्ज फर्म्स के मुकाबले में छोटा होता है। एंड लास्ट वन इज बिजनेसेस डिपेंडेंट अपॉन वंस नॉलेज स्किल एंड एबिलिटीज, अगेन के एसेज हैं, तो इसमें जो पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स के नॉलेज स्किल्स एंड एबिलिटीज की बात हो रही है, ठीक है, तो उस पर डिपेंडेंस होती है। तो अब जो पार्टनर्स हैं दे माइट नॉट हैव ऑल फॉर्म्स ऑफ नॉलेज एबिलिटीज एंड स्किल्स, ठीक है, तो अगर नहीं है तो फिर क्या उसका नुकसान होगा, उसके नुकसान के तौर पे ये होगा कि जो बिजनेस है उसके फेल होने के चांस हैं, ठीक है, तो दैट इज़ वाई हम ये कहेंगे कि बेसिकली जो पार्टनरशिप के पास पार्टनर हर पार्टनर के पास नॉलेज स्किल और एबिलिटीज़ का होना ज़रूरी है, तो तब ये सक्सेसफुल हो सकती है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। So you people can see from the slide, first one is conventional या unlimited partnership firm. तो इसमें liability of all the partners is unlimited. Then limited partnership firm, I have already told you that पाकिस्तान में limited liability partnerships introduce हो चुकी हैं with LLP Act of 2017. Then particular partnership, as we have already discussed, a partnership firm that is aimed at having some particular goal or undertaking, or you can say adventure, वो पार्टिकुलर पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप एट विल है, ठीक है, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द विल एंड विश ऑफ द पार्टनर्स, इफ दे इंटेंड दैट कि वी शुड डिसॉल्व दैट पार्टनरशिप, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप एट विल। देन पार्टनरशिप फॉर स्पेसिफिक पीरियड, अगर आप एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनाते हैं, 10 ईयर्स के लिए, 15 ईयर्स के लिए हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड एज पार्टनरशिप फॉर स्पेसिफिक पीरियड। Then after partnership firms, we have the types of partners. टाइप्स ऑफ पार्टनर्स क्या हैं, लाइक उसमें वी हैव नंबर वन एक्टिव पार्टनर, नाम से जाहिर हो रहा है वो पार्टनर जो एक्टिवली इन्वॉल्व हो कामों में, ठीक है, ये वो पार्टनर है जो कैपिटल भी इन्वेस्ट करता है और साथ साथ पार्टनरशिप में इन्वॉल्व भी होता है, तो उसे हम कहेंगे एक्टिव पार्टनर, इसे हम मैनेजिंग पार्टनर या वर्किंग पार्टनर भी कह सकते हैं। साइलेंट पार्टनर्स हैं उसके बाद, नाम से जाहिर हो रहा है वो पार्टनर जो साइलेंट हो, ठीक है, पब्लिक को जो है वो पार्टिसिपेट ना करें, ठीक है, लेकिन पता हो लोगों को, खामोश है लेकिन साथ साथ है हमारे, पब्लिकली नोन हो बट जो है वो खामोश है, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा मैनेजमेंट में। अच्छा, सीक्रेट पार्टनर इज वन हु इज एक्टिव इन बिजनेस अफेयर्स बट इज नॉट नोन टू द पब्लिक एज अ पार्टनर। ये साइलेंट और सीक्रेट बिल्कुल अपोजिट हो गए ना, कि जो साइलेंट है मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा लेकिन पब्लिकली नोन है,
तो सीक्रेट क्या है? जो पब्लिकली जो है वो नोन नहीं है लेकिन पार्टिसिपेट कर रहा है। स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर है, वो मैनेजमेंट में भी हिस्सा नहीं लेता और पब्लिकली भी नोन नहीं है, ठीक है, वो हमारा स्लीपिंग पार्टनर है, ठीक है, लेकिन कैपिटल इन्वेस्ट करता है, ठीक है। तो दैट इंडिविजुअल डिजर्व्स टू बी शेयर हैव ए शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, बिकॉज ऑफ हिज कैपिटल इन्वेस्टेड। लिमिटेड पार्टनर है अ पार्टनर हु हैज लिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है, अगर लिमिटेड लाइबिलिटी है तो फिर वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। नॉमिनल पार्टनर है पार्टनर हु अलाउज यूजिंग हिज नेम एज पार्टनर बट नीदर इन्वेस्ट कैपिटल नॉट टेक्स एन एक्टिव पार्ट इन बिजनेस अफेयर्स। जी, तो क्या इसका कॉन्सेप्ट बना कि जो सिर्फ नाम अलाउ करता है आपको इस्तेमाल करने का, वो नॉमिनल पार्टनर है आपका, ठीक है। तो ऐसे पार्टनर जो है वो आपसे कुछ ना कुछ प्रॉफिट का शेयर लेंगे या आपसे कोई सेटलमेंट करेंगे क्योंकि आपने उसका नाम इस्तेमाल किया है। पार्टनर बाय स्टपल भी उसी नेचर का है, वन हु हैज नॉट अ पार्टनर ऑफ द फर्म बट रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ पार्टनर इन अ थर्ड पार्टी एंड दैट पार्टी गिव्स क्रेडिट टू द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ दैट पार्टनर, ठीक है। ये यूजुअली ओकेजनल होते हैं स्टपल जो होते हैं, ठीक है। नॉमिनल तो परमानेंट है ना जिस तरह आपका, तो इनके अंदर जो स्टपल होते हैं ये किसी सर्टेन सिचुएशन में आपको अलाउ करते हैं आप उनका नाम इस्तेमाल करें और उसके रिटर्न में आपसे ऑफ कोर्स कुछ वो रिटर्न में मांगते हैं। पार्टनर्स इन प्रॉफिट है हु हैव शेयर इन प्रॉफिट ओनली एंड डज नॉट बियर लॉस, सच पार्टनर्स लाइक लिमिटेड पार्टनर्स कैन नॉट पार्टिसिपेट इन बिजनेस अफेयर्स, क्योंकि ये लॉस को जो है वो बियर नहीं कर रहे। और माइनर पार्टनर है, हैव अ लुक, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 एक माइनर को हम ऐड कर सकते हैं एज अ पार्टनर लेकिन वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। तो दैट इज माइनर पार्टनर। आफ्टर दैट वी हैव ड्यूटीज राइट्स लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। तो हमारे पास ड्यूटीज क्या है? देखिए, जो एक के राइट है, पार्टनर के राइट है, वो दूसरे राइट पार्टनर की ड्यूटी है, इस तरह उसकी लाइबिलिटीज हैं। तो जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स क्या है कि उसमें अगर आप देखें तो हर जो पार्टनर है इज बाउंड टू कैरी आउट बिजनेस विद पर्पस ऑफ कॉमन एडवांटेज। आइडेमनिफिकेशन ऑफ लॉसेस काज बाई फ्रॉड, आइडेमनिफिकेशन होता है तलाफी करना। अगर आपकी वजह से कोई नुकसान हुआ है तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसकी तलाफी करेंगे बीइंग अ पार्टनर। और राइट्स एंड ड्यूटीज अमंग द पार्टनर्स, ठीक है, राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है? वो एग्रीमेंट से होती हैं, ठीक है। तो एग्रीमेंट जो हमने किया है उसकी मदद से राइट्स एंड ड्यूटीज आपकी डिसाइड होंगी। ये भी ड्यूटीज है एक पार्टनर की दूसरे पे एग्रीमेंट करें। एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टी फॉर द ऑफ द फर्म, ठीक है, किसी को कोई हक नहीं है कि उनके पर्सनल यूज़ के लिए प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करे, ठीक है, वो बिजनेस के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। कोई पार्टनर को ये हक नहीं है कि ज़ाती इस्तेमाल में लाए। एंड पर्सनल प्रॉफिट्स अर्न बाई पार्टनर्स, कोई पार्टनर पर्सनल प्रॉफिट अर्न ना करे, वो बिजनेस के लिए काम करे। एंड पार्टनर्स एज एजेंट ऑफ द फर्म, तो हर पार्टनर जो है फर्म का एजेंट है। और अथॉरिटी इन इमरजेंसी है, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो इन दैट केस जो एक पार्टनर को बेस्ट लगता है वो उसके लिए कर सकता है। जिस तरह आग लग गई है, ठीक है, तो आग लग गई है तो उसके अंदर इम्प्लाइज हैं खुदा न खास्ता, और आपकी बड़ी कीमती मशीन जल रही है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप इम्प्लाइज को बचाएं। तो आपसे कोई ये नहीं पूछ सकता कि आपने मशीन क्यों नहीं बचाई, ठीक है, आपने कहा जी मुझे वो बेहतर लगा तो मैंने वो किया, ठीक है। तो ये इमरजेंसी सिचुएशन थी तो मैंने उसको कर दिया। वहाँ आपको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है और परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है और लोगों को शेयर करने की ज़रूरत नहीं है कि यार ये हो रहा है, बताओ क्या करें। वहाँ आप जो अच्छा लगता है आप उसको करें। राइट्स ऑफ पार्टनर्स हैं, क्या क्या राइट्स हैं? नंबर वन, कंडक्ट ऑफ बिजनेस में पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, हर बंदा पार्टिसिपेट कर सकता है। इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हर बंदे को हक है, हर बंदा ओपिनियन दे सकता है। नेक्स्ट वन है सेटलमेंट ऑफ डिफरेंसेस, अगर कोई डिफरेंसेस हैं तो हर बंदे का हक है कि वो डिफरेंसेस को सेटल करे। देन कंडक्ट में है द वैल्यू ऑफ ओपिनियन, हर बंदे के ओपिनियन को वैल्यू किया जाना चाहिए, ठीक है, ये भी उसका हिस्सा है। देन राइट्स टू रिसीव रेम्यूनरेशन, हर पार्टनर का हक है कि वो मुआवजा वसूल करे, ठीक है, अगर वो कोई एक्स्ट्रा काम करता है तो। राइट्स टू हैव इक्वल राइट्स इन प्रॉफिट एंड लॉस, हर पार्टनर को राइट है कि वो प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर ले, एग्रीमेंट पे डिपेंड करेगा वहाँ पे। राइट टू रिसीव इंटरेस्ट एंड कैपिटल इन एडवांसेस, अगर किसी ने लोन दिया है कंपनी को तो उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट लेना उसका हक है। देन राइट टू बी आइडेंटिफाइड, अगर किसी पार्टनर को लॉस हो जाता है किसी दूसरे पार्टनर की वजह से तो उसका लॉस जो है वो कंपनसेट होगा, दूसरे पार्टनर उसको पूरा करेंगे, ठीक है, ये भी उसका राइट है। फिर लाइबिलिटीज़ हैं बच्चों कि ऐसी चीज़ें कि जो जिसके लिए वो लाइबल होता है, जवाबदेह होता है। लाइबिलिटी फॉर पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाई पार्टनर, अगर किसी ने पर्सनल प्रॉफिट कमाने की कोशिश की तो उसके लिए लाइबल है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसको पूरा करे जो कंपनी को नुकसान हुआ है।
Liability for an act of a partner, every partner is liable jointly with all other partners and also severally for all acts of the firm done while he is a partner. तो हर बंदा जो है वो दूसरों के एक्ट का जिम्मेदार भी है और अपने एक्ट का जिम्मेदार भी है, तो वो सबका एक कॉमन एक्ट कंसिडर होगा। लाइबिलिटी फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स, कोई गलत काम आप करते हैं तो आप उसके जवाबदेह हैं, आप जिम्मेदार हैं। होल्डिंग आउट है, ये देखें क्या होता है। जी, तो एनी वन हु बाई वर्ड स्पोकन आर रिटन आर बाई कंडक्ट रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ आर नोइंगली परमिट्स हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड टू बी अ पार्टनर इन अ फर्म इज लाइबल एज अ पार्टनर इन दैट फर्म। अगर एक बंदा कहता है जी मैं पार्टनर हूँ, ज़बानी कह देता है, लिख के कह देता है, ये लोगों को जाहिर होने देता है, लोगों को लग रहा है कि वो पार्टनर है और वो चुप रहता है, तो उस सूरत में अगर कोई मसला बन जाता है तो वो कंपनी वो एज अ पार्टनर ही कंसिडर होगा, क्योंकि उसने होल्डिंग आउट की है कि लोगों के जहन में ये इमेज बनाई है कि मैं पार्टनर हूँ, ठीक है, और बनने दी है वो इमेज। एंड लाइबिलिटी ऑफ इनकमिंग पार्टनर है, तो इनकमिंग पार्टनर जो है वो कब से लाइबल होगा, जब से उसने ज्वाइन किया, पुराने के लिए वो जिम्मेदार नहीं होगा। एंड लाइबिलिटी ऑफ आउटगोइंग पार्टनर है, और आउटगोइंग पार्टनर जिस दिन छोड़ के जा रहा है उस दिन तक जवाबदेह है, उसके बाद वो जवाबदेह नहीं है। और लाइबिलिटी ऑफ डिजीज पार्टनर, इसी तरह जो डिजीज पार्टनर है वो अपने डेथ के बाद जो है वो लाइबल नहीं है किसी चीज़ के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बच्चों बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप। सो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में रजिस्ट्रेशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो है वो उसको डिस्कस करेंगे।